Hello student, today we will discuss about the GUI controls of Java. So let us start. Basic GUI controls of Java, or we can say swing controls. The Java offers various swing controls to facilitate development of GUI applications. Most commonly used controls are Java हमें बहुत सारे स्विंग कंट्रोल प्रोवाइड करता है, किस लिए? ताकि हम लोग GUI एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकें, डेवलप कर सकें. मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रोल्स आर गिवन बिलो. कुछ कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स को हमने नीचे मेंशन किया हुआ है. हम लोग वन बाय वन उनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो है क्या. अभी फ़िलहाल हम लोग नाम देखेंगे, इसके बाद वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किसको एक्चुअल में हम विथ डायग्राम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ को क्या बोला जा रहा है. अब एक्चुअल में जब हम लोग जावा के एप्लीकेशंस बनाएंगे या प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तो आप इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे. फिलहाल ये थ्योरेटिकल है तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है. सबसे पहले होता है जे फ्रेम. एक बात ध्यान रखिएगा, जे फ्रेम ये जितने भी कंपोनेंट, इनको आप कंपोनेंट बोलिए या इनको आप स्विंग कंट्रोल बोलिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि इनके आगे का जो जे होता है वो स्मॉल लेटर में होता है. तो जे फ्रेम, और जो सेकंड लेटर होता है वो कैपिटल होता है. तो जे फ्रेम. अब जे फ्रेम क्या होती है? ये एक प्रकार का बेसिक विंडो होता है या फॉर्म होता है जिसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग हम लोग एप्लीकेशन की करते हैं. जे लेबल. जे लेबल क्या होता है? इट इज़ नॉन एडिटेबल टेक्स्ट और आइकन टू बी डिस्प्लेड. ये एक प्रकार का नॉन एडिटेबल टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एरिया तो नहीं बोल सकते इसको, ये नॉन एडिटेबल टेक्स्ट होता है जो हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि उस फॉर्म के ऊपर क्या टास्क परफॉर्म करना है या कौन सा बटन क्या करेगा या कहाँ पर हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है. मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें देता है. नेक्स्ट इज़ जे टेक्स्ट फील्ड. इट इज़ यूज़र इनपुट. ये क्या होता है? यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक छोटा सा एरिया होता है, सिंगल लाइन का एरिया होता है और ये एडिटेबल होता है. इसमें यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन जो उससे पूछी गई है वो एंटर कर सकता है. नेक्स्ट इज़ जे बटन. एन एक्शन इज़ जनरेटेड व्हेन द पुश्ड. जब जे बटन क्या होता है? ये बटन होते हैं फॉर्म के ऊपर या जो एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हैं उसके ऊपर, जिस पर क्लिक करने के बाद या इसको पुश करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म होता है. नेक्स्ट इज़ जे चेक बॉक्स. चेक बॉक्स क्या होते हैं? ये यूज़र से मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस लिए जाने के लिए एक ऑप्शन होता है. एंड द नेक्स्ट इज़ जे रेडियो बटन. जे रेडियो बटन जो होते हैं, अगर इन्हें ऑन रखा जाए या ऑफ रखा जाए, मतलब जैसे अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जेंडर का एक ऑप्शन होता है और जेंडर के ऑप्शन में मेल या फीमेल, मतलब या तो कोई व्यक्ति मेल होगा या फीमेल होगा, तो उस कंडीशन में ऑन या ऑफ, मतलब उस बटन को ऑन या ऑफ रखने के लिए हम लोग जो टेक्निक या जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? जे रेडियो बटन. जे लिस्ट. इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम विच यूज़र कैन सिलेक्ट वन और मोर आइटम. ये क्या होता है? एक प्रकार की लिस्ट होती है आइटम्स की जहाँ पर यूज़र एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है या उसको चूज़ कर सकता है. नेक्स्ट इज जे कॉम्बो बॉक्स. यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो जे कॉम्बो बॉक्स है. इट गिव्स ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ आइटम विच फैसिलिटी टू ऐड न्यू आइटम. जे कॉम्बो बॉक्स क्या होता है? ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है और इसमें हम लोग नए आइटम को ऐड कर सकते हैं. ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है जे लिस्ट का और जे टेक्स्ट फील्ड का. अपन अभी देखेंगे आगे, आपको इजीली समझ में आएगा. अभी तो केवल हम एक बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं कि किस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है. अभी इसके बाद वाली स्लाइड में हम लोग इनके डायग्राम को भी देखेंगे तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि मैंने जिन कंपोनेंट के नाम यहाँ पर लिए तो वो कंपोनेंट दिखाई कैसे देते हैं. नेक्स्ट वन इज़ जे पैनल. इट इज़ अ कंटेनर कंट्रोल विच कंटेन अदर कंट्रोल यूजिंग अ फ्रेम. ये एक प्रकार का कंटेनर कंट्रोल होता है जो क्या करता है? दूसरे जो कंपोनेंट हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है जो कि फ्रेम में अवेलेबल होते हैं. अ कंट्रोल विच होल्ड अदर कंपोनेंट और चाइल्ड कंट्रोल इज़ कॉल्ड कंटेनर कंट्रोल. कंटेनर कंट्रोल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर दूसरे कंपोनेंट होते हैं. तो जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर होल्ड करके रखता है वो कंटेनर कंट्रोल कहलाता है और वो कंपोनेंट जो किसी कंटेनर के अंदर जाके अपना टास्क परफॉर्म करते हैं
वो चाइल्ड कंट्रोल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जे फ्रेम, जे पैनल, जे डायलॉग बॉक्स, ये सारे के सारे क्या है, कंटेनर कंट्रोल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ये इसी स्लाइड की बात हो रही थी, मैं यहाँ पे आपको कह भी रहा था कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक फॉर्म देखेंगे। उस फॉर्म के अंदर अलग अलग कंपोनेंट यूज़ किए गए, जो कंपोनेंट के नाम अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए। हमने एक जे लेबल पढ़ा था, मैं आपको वापस पीछे ले जाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जे फ्रेम की, है ना। सबसे पहला जे फ्रेम है। तो जो जे फ्रेम है, ये आप जो फॉर्म देख रहे हैं बना हुआ, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म जिसके ऊपर जावा का एक कप बना हुआ है कॉफ़ी का, और अब ये कैंसिल करने का ऑप्शन है, ये मिनिमाइज़ करने का है, ये इसको और छोटा करने का है। तो ये एक्चुअल में ये जो है ये पूरा क्या कहलाता है, जे फॉर्म कहलाता है या जे फ्रेम कहलाती है। ठीक है, ये जे फ्रेम है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, जे लेबल देखा था। तो जे लेबल की बात करें अपन, तो ये जो लिखा है जैसे ऊपर डेटा एंट्री फॉर्म, है ना, नेम, जेंडर, प्रॉपर्टीज़ डू यू हैव, रिमार्क, सिटी, ठीक है, कंट्री विजिटेड, सबमिट भी अपने आप में एक लेबल है, कैंसिल भी अपने आप में लेबल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें फॉर्म के ऊपर लिखी जाती है ताकि यूज़र उनको पढ़ के समझ पाए कि वहाँ पर हमें करना क्या है, क्या टास्क परफॉर्म करना है, या फॉर्म हमें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तो जो नॉन एडिटेबल टाइप का टेक्स्ट होता है वो क्या कहलाता है, जे लेबल कहलाता है। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा जे लेबल किसको कहा जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे टेक्स्ट फील्ड की। तो जे टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, तो ये एडिटेबल एक एरिया होता है सिंगल लाइन का, जिसमें यूज़र क्या करता है, यहाँ पे लिखा है जे लेबल में नेम लिखा है, तो यूज़र इसको पढ़ने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे अपना नाम डालेगा। ठीक है, और जब वो अपना नाम डालेगा तो वो एडिटिंग भी कर सकता है, इसलिए इसको एडिटेबल कहा जाता है। तो ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, जे टेक्स्ट फील्ड। इसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट जे बटन। तो जे बटन की बात करें तो ये सबमिट और कैंसिल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो जे लेबल है, लेकिन ये जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का जो डिज़ाइन है छोटा सा, ये बटन कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है जे बटन। तो ये दो जे बटन है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था जे चेक बॉक्स। जे चेक बॉक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इट टेक मल्टीपल चॉइसेस फ्रॉम द यूज़र। ये क्या करता है, यूज़र से मल्टीपल चॉइसेस को एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये रहा, ये जो स्क्वायर शेप के ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे यूज़र टिक कर सकता है। तो जो ऑप्शन को टिक किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, जे चेक बॉक्स कहलाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, चाहे तो दो कर ले, चाहे तो तीन, चाहे तो चारों के चारों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जे चेक बॉक्स क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि यूज़र से मल्टीपल चॉइस ली जा सके टिक करवा कर। ठीक है, तो इसे जे चेक बॉक्स कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जे रेडियो बटन। तो जे रेडियो बटन क्या होता है, ये जो दो गोल बटन आपको दिख रहे हैं इसमें भी हम लोग टिक ही करते हैं, है ना। यहाँ पे राइट का टिक आता है जे चेक बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे डॉट आता है, ब्लैक डार्क कलर का डॉट, और इन दोनों में से कोई एक ही क्या होगा, सिलेक्ट होगा, या तो मेल या तो फीमेल। अगर फीमेल पे क्लिक है तो मेल अनचेक रहेगा या अनडॉटेड रहेगा, और अगर यहाँ पे टिक मेल के ऊपर टिक है तो यहाँ पे अनडॉटेड रहेगा या टिक नहीं किया हुआ रहेगा। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, और एट ए टाइम एक ऑन होगा एक ऑफ होगा। जबकि चेक बॉक्स के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शन एट ए टाइम किए जा सकते हैं। तो जे रेडियो बटन आपको समझ में आया, जे रेडियो बटन में मल्टीपल सिलेक्शन भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कंडीशन लगी है कि एट ए टाइम कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। और जे चेक बॉक्स में हम लोग टिक लगा कर क्या करते हैं, यूज़र से मल्टीपल चॉइसेस लेते हैं। नेक्स्ट इज़ जे लिस्ट। तो देखिए ये जो है ये ऑप्शन आप लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये कहलाता है जे लिस्ट। इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं और ये सारे नाम एट ए टाइम सामने यूज़र को शो होते हैं।
यूज़र चाहे तो 1 या 2 या 3 या 4 नाम जो इसमें से इसको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकता है। मतलब ये लिस्ट है, ये लिस्ट पूरी की पूरी सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट इज हम बात करते हैं किसकी, जे कॉम्बो बॉक्स की। तो जे कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो ड्रॉप डाउन टाइप का होता है। ड्रॉप डाउन टाइप का होता है मतलब ये देखिए, ये जे कॉम्बो बॉक्स है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक प्रकार की लिस्ट खुल जाएगी, लेकिन जैसे आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ये लिस्ट वापस से बंद हो जाएगी और यहाँ पे सिंगल नाम आने लग जाएगा। तो मतलब जे कॉम्बो बॉक्स और जे लिस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जे लिस्ट जो होती है वो पूरी की पूरी आपको सामने दिखाई देती है और यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि जो जे कॉम्बो बॉक्स होता है यहाँ पर आपको बटन क्लिक करना होगा और वो बटन पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुलेगी, आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे वो सामने दिखाई देगा और बाकी के ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ये जो है ये जे कॉम्बो बॉक्स है और यहाँ पे एट ए टाइम आप केवल एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जे पैनल, तो देखिए यहाँ पर एक आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और इस छोटे से बॉक्स के अंदर ये 4 ऑप्शन है ना। तो मैंने अभी कहा था जब कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर रखा जाता है तो जो बड़ा कंपोनेंट है जिसके अंदर कंपोनेंट को रखा जा रहा है वो क्या कहलाता है, कंटेनर कंट्रोल कहलाता है। और फिलहाल इसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा, जे पैनल। तो ये क्या है, जे पैनल है। क्लियर है। तो जे पैनल अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर देखो 4 कंटेनर कंट्रोल इसके अंदर 4 कंपोनेंट को रखा गया है और ये जो 4 कंपोनेंट है वो चाइल्ड कंट्रोल कहलाएंगे और जो जे पैनल है वो क्या कहलाएगा, कंटेनर कंट्रोल। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जे पैनल हो गया। अब देखिए इसमें 1-2 नाम नहीं लिखे हुए हैं जबकि डायग्राम में है, तो हम उसको यहीं से समझ लेते हैं। एक है जे टेक्स्ट एरिया। तो ये जे टेक्स्ट एरिया क्या है, ये जे टेक्स्ट फील्ड जैसे ही होता है, लेकिन जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें क्या मिलता है, एक सिंगल लाइन हम लोग लिख सकते हैं, उसमें उससे ज़्यादा हम पैराग्राफ नहीं लिख सकते या सेकंड लाइन पर हम लोग नहीं आ सकते हैं। जबकि जो जे टेक्स्ट एरिया होता है इसमें आप मल्टीपल लाइंस का कमेंट लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लेंथ भी डिफाइन की जा सकती है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, कितनी नंबर ऑफ लाइन इसके अंदर आएगी, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, जे टेक्स्ट एरिया कहलाता है। तो ये अभी हमने जो देखे ये सारे कहलाते हैं स्विंग कंट्रोल्स, या इनको हम लोग जावा के कंपोनेंट भी बोलते हैं, जीयूआई के कंपोनेंट भी बोलते हैं। और आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट का यूज़ कर कर हम लोग भी एप्लीकेशंस बनाएंगे और उनके ऊपर हम लोग भी वर्क करेंगे कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन काम करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावास आईडीई और नेटबीन्स। अब देखिए मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग जावा के कंपोनेंट का यूज़ करेंगे और जावा के कंपोनेंट का यूज़ करने के बाद हम लोग उसमें एप्लीकेशंस बनाएंगे, उनको रन करेंगे। लेकिन हम ये सब चीज़ें करेंगे कहाँ पर, कोई एडिटर हमारे पास होना चाहिए। जैसे अगर आपको कुछ नोट क्लासरूम में लिखना है तो आपके पास कॉपी होती है, हमको अगर आपको कुछ पढ़ाना है समझाना है तो हमारे पास बोर्ड होता है, ठीक है। अगर आप किसी पंचर वाले की बात करेंगे तो अगर किसी को पंचर बनाना है गाड़ी का तो उसके पास उसके टूल्स होते हैं। क्लियर है। तो ये बात अब यहाँ पर भी फिट होती है। अगर मुझे जावा की कोडिंग करना है या डिज़ाइनिंग करना है तो मेरे पास उसका टूल होना चाहिए, मेरे पास एक पूरा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे मैं कोडिंग करूँगा। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है और वो सारे टूल जो उस एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के लिए, जावा की कोडिंग के लिए इनेबल करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे टूल अवेलेबल है, जहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट अवेलेबल है ताकि मैं जावा की कोडिंग कर सकूँ, एप्लीकेशन बना सकूँ, उसको रन कर सकूँ। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या कहलाता है, एडिटर कहलाता है। और वो एडिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटबीन। तो जैसे आप लोगों ने वर्ड की कोई फाइल बनाई हो या एक्सेल की कोई फाइल बनाई हो तो आपको पता है कि वर्ड की फाइल क्यों यूज़ करते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई टेक्स्ट मटेरियल आपको लिखना हो, टाइप करना हो तो हम लोग वर्ड की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अगर आपको काउंटिंग करना है, बिजनेस पर्पज़ से कोई कैलकुलेशंस करना है तो आप लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं।
वैसे ही अब आपको ये याद होना चाहिए कि कभी भी आपको जावा की कोडिंग करना है तो आपको जो एडिटर है वो यूज़ कौन सा करना होता है, नेटबीन, या आप लोग सोलर एक्लिप्स का भी, सॉरी सोलर एक्लिप्स नहीं, इक्लिप्स करके एक और सॉफ्टवेयर आता है, उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और उसमें जावा की कोडिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो यूज़ करेंगे वो नेटबीन करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नेटबीन दिया हुआ है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा नेटबीन क्या होता है। एक प्रकार का IDE होता है। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको टोटल इन्वायरमेंट मिलेगा एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, एक एप्लीकेशन को बनाने का, एक एप्लीकेशन को डेवलप करने का, उसको रन करने का, और वहाँ पे आपको उसके साथ साथ टूल्स भी मिलेंगे ताकि आप उस एप्लीकेशन को यूज़फुल बना सकेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IDE बोलते हैं या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। नेटबीन IDE इज़ अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विच सपोर्ट जावा प्रोग्रामिंग। नेटबीन क्या होता है, एक तो फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इन सभी के मीनिंग में बता चुका हूँ। फ्री का मतलब आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, कोई रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं। ओपन सोर्स होता है मतलब ये हर जगह मिल जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है मतलब ये सारे हार्डवेयर पे, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाता है। और साथ में एक प्रकार का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जो जावा की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। It is equipped with the most advanced GUI building tools to facilitate rapid application development (RAD). और इसके साथ सबसे ज़्यादा एडवांस्ड GUI बिल्डिंग टूल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे सारे टूल्स होते हैं ताकि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सको। तो इसको अप्लीकेबल बनाने के लिए या इसको एडवांस बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, RAD इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अब नेटबीन हमें क्या क्या ऑफ़र करता है, तो नेटबीन हमें ऑफ़र करता है कुछ फीचर्स, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप GUI क्रिएशन। हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए GUI क्रिएशन कर सकते हैं। GUI क्रिएशन का मतलब कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट वन इज़ एडवांस सोर्स कोड एडिटर। अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं करना, आपकी कोडिंग पार्ट बहुत अच्छा है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आप लोग यहाँ पे सोर्स कोड भी आपके पास अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप एडिटर भी होता है जहाँ पे आप लोग सोर्स कोड लिख सकते हैं। एडवांस कोड आपको सपोर्ट के लिए मिल जाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस मिल जाते हैं ताकि आप लोग कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सीलेंट डिबगिंग टूल। इसी के अंदर डिबगिंग टूल होता है। आपने कोड लिख लिया, आपने डिज़ाइन कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एरर है, कोई सॉफ्टवेयर की एरर है, कोई लॉजिकल एरर है, कोई सिंटैक्स एरर है, तो उसको डिबग करने के लिए भी हमें यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, टूल मिल जाते हैं। डिबग करना मतलब उस सॉफ्टवेयर में जो कमी है या जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, उसको फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, डिबगिंग। विजार्ड्स एंड कोड जनरेटर। यहाँ पे विजार्ड्स मिल जाते हैं, कोड जनरेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी आपको मिल जाती है जिससे आप लोग सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट इजीली कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। यहाँ पे आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को मिलाकर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं और एक कंप्लीट बड़े से प्रोजेक्ट में जो छोटे छोटे से मॉड्यूल्स होते हैं उनको आप एज अ मॉड्यूल छोटे छोटे क्रिएट करके उनको कंपाइल करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टूल भी आपको मिल जाते हैं और आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, जावा IDE क्या हो गया, एक प्रकार से एक ऐसा इन्वायरमेंट हो गया जहाँ पे आप लोग जावा की कोडिंग कर सकते हैं या आप लोग जावा के ऊपर जो सोर्स कोड है या जो डिज़ाइन है वो कर सकते हैं। सोर्स कोड की तो मैं बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग उससे फेमिलियर नहीं हो, लेकिन आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, जावा एप्लीकेशन बना सकते हो और इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। अब व्हाट इज़ RAD, तो ये RAD के बारे में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन है, एक मैथडोलॉजी है, तो इसको आप छोड़ दें। ये केवल एक नॉलेज के लिए लिखा गया था, लेकिन अब उसका भी कोई मतलब नहीं बचा है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि IDE क्या होता है, जावा नेटबीन क्या है, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें तो पूछा ही जाएगा। और जब एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगी, जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो एक्सटर्नल आते हैं वो भी आपसे नेटबीन के बारे में पूछते हैं या IDE का फुल फॉर्म पूछते हैं। IDE का फुल फॉर्म आपसे एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इनकी अच्छे से तैयारी करिए और क्वेश्चंस को पढ़िए, चैप्टर्स को पढ़िए, टॉपिक जो पढ़ा दिए गए हैं उनको रिवाइज़ करिए और कुछ नया भी पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप
आपके घर में कोई है जिससे आप लोग छोटा मोटा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सीख सकते हैं तो वो सीखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा और आपको हेल्प करेगा। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो अपन उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। In the last lecture we were discussing about the IDE, Integrated Development Environment. Today we will discuss some more points on the IDE. So let us start. Introduction to Java's IDE, or we can say it is a NetBeans, and we have already discussed on this topic. So today's topic is component of NetBeans. हमने लास्ट टाइम जो IDE के बारे में बात की थी, हमने समझा था कि IDE होता क्या है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दूं। IDE एक प्रकार का एडिटर होता है जो हमें एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, ताकि हम लोग जो जावा के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन होती है उनको क्रिएट कर सकें। अब वो एडिटर हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, साथ में हमें टूल्स प्रोवाइड करता है। और टूल्स प्रोवाइड करने के कारण जब हम लोग जावा की कोडिंग करते हैं तो हमें आगे से सपोर्ट मिलता रहता है, हमें लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करने की फैसिलिटी मिलती है, हमें डिबगिंग करने की फैसिलिटी मिलती है। उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम रन होगा। कंपाइलेशन हम लोग कर सकते हैं, कंपाइलेशन करने के बाद प्रोग्राम को लोकल साइट पर रन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? नेटबीन प्रोवाइड करता है। तो नेटबीन एक प्रकार का एनवायरनमेंट है जो हमें एक एडिटर प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग जावा की कोडिंग कर सकें। और अगर आप बहुत अच्छे से कोडिंग नहीं कर सकते, आप उसमें बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग का काम भी कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे डिज़ाइनिंग का एक पोर्शन होता है जहाँ पर आप जावा एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब आप उन जावा एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे होंगे तब बैक साइड पर उसकी कोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नेटबीन का यूज़ करते हैं, और नेटबीन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जावा एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग उसी नेटबीन के कंपोनेंट के बारे में देखने वाले हैं। वैसे मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं, आज जो मैं आपको लेक्चर्स देने वाला हूं या जो अभी आपको आगे मैं पढ़ाने वाला हूं या बताने वाला हूं, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल होगा आपको पता है लैब के अंदर। तो आज केवल क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है तो एक बार मैं थ्योरेटिकल आपको बता दूँ, उसके बाद आपको ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं वापस से रिवाइज़ करूँगा प्रैक्टिकल्स में, तो उस समय भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने उस समय तक एक बार थ्योरी में पढ़ के रखा होगा तो प्रैक्टिकल करते समय आपको बहुत जल्दी से क्लिक होगा कि हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइटल बार। आप जैसे ही डेस्कटॉप की आपकी स्क्रीन होगी, डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर ही आपको क्या मिलेगा, नेटबीन का एक आइकन मिलेगा जिस पर नेटबीन 8.2 लिखा होगा। अब 8.2 क्या है? तो एक्चुअल में नेटबीन के बहुत सारे अलग अलग वर्जन आते हैं। आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी एंड्रॉयड का 10 पॉइंट समथिंग कुछ वर्जन चल रहा है, तो वैसे ही नेटबीन के भी कुछ अलग अलग वर्जन आते हैं और नेटबीन में भी चल रहा है 8.2। तो आप जब अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे लैब में जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर, तो वहाँ पे नेटबीन 8.2 दिखाई देगा। तो नेटबीन 8.2 का मतलब है कि वो 8.2 वर्जन है। आपसे ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, क्योंकि कितने ही स्टूडेंट नेटबीन का यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, और फिर जब वाइवा के एक्सटर्नल के सामने बैठते हैं, अगर एक्सटर्नल को डाउट होता है तो आपसे सीधे सीधे ही पूछ लेता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो नेटबीन का। तो आपको पता होना चाहिए कि यू आर यूजिंग नेटबीन 8.2, आप 8.2 वर्जन यूज़ कर रहे हो और आपको ये बोलना आना चाहिए। तो आप जब लैब में बैठेंगे और सिस्टम को ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर नेटबीन 8.2 होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन खुलती हुई दिखेगी और वो एप्लीकेशन होगी नेटबीन की, या हम लोग उसको एडिटर बोलेंगे। तो फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें देखिए जावा एप्लीकेशन 5 नेटबीन IDE 6.9 लिखा है। तो जब ये नोट्स बनाए गए थे उस समय नेटबीन का 6.9 वर्जन चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर नेटबीन IDE 6.9 लिखा हुआ है, जबकि आप लोग जो ओपन करेंगे उसमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा नेटबीन IDE 8.2। क्लियर है? तो ये एक्चुअल में जो ऊपर की बार है, ये जो ऊपर है,
ये बताता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी, उसका वर्जन कौन सा है। फिर उसके नीचे जो रो आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है मेनू बार। क्या कहा जाता है? मेनू बार। यहाँ पे आपको अलग अलग मेनू दिखेंगे। मेनू बार एंड पुल डाउन मेनूज। मेनू बार आर ग्रुप ऑफ मेनूज विच आर ओपन एज पुल डाउन व्हेन क्लिक्ड। दिस मेनूज ऑफर चॉइसेस ऑफ एक्शंस। अब ये एक्चुअल में इनको मेनू बार तो कहा जा रहा है, लेकिन ये पुल डाउन मेनूज होते हैं। पुल डाउन मेनूज का मतलब होता है कि जैसे ही आप फाइल के ऊपर कर्सर को रखकर क्लिक करेंगे, फाइल का एक पूरा मेनू खुल जाएगा। जब आप एडिट पे रखकर माउस को क्लिक करेंगे तो एडिट का पूरा एक मेनू खुल जाएगा। व्यू पर रखकर जब आप माउस को क्लिक करेंगे तो व्यू का पूरा एक मेनू खुल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे मेनू, वो उससे रिलेटेड जो मेनू होंगे वो सारे खुल जाएंगे। अब ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेनू बार कहा जाता है। फिर जो उसके नीचे नेक्स्ट रो है इसे कहा जाता है टूल बार। ये जो टूल बार होती है ये जनरली टूल बार की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है, इसलिए ये टूल बार को बाहर की तरफ दिया जाता है। लेकिन यही सारे ऑप्शन आपको इन मेनू के अंदर भी मिल जाएंगे। कभी कभार हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती है या जो नेटबीन एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि वो नेटबीन के अंदर आपको टूल बार नहीं दिखाई देती, तो वो टूल बार आप लोग कहाँ से ला सकते हैं? इस मेनू बार का यूज़ करके ला सकते हैं, क्योंकि इस मेनू बार के अंदर ही ये टूल बार का ऑप्शंस भी होते हैं और इन टूल्स की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टूल बार के जो कंपोनेंट है उनको बाहर की तरफ रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टूल बार। उसके बाद टूल बार क्या होती है? टूल बार, दीज आर द पिक्टोरियल बटन्स विथ आ शॉर्टन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेनूज ऑप्शंस। जैसा मैंने आपको बताया कि टूल बार एक प्रकार का बटन्स होते हैं, या हम लोग उसको बोल सकते हैं कि पिक्टोरियल बटन्स का एक प्रेजेंटेशन होता है जो कि आपको मेनू बार से ही डायरेक्टली बाहर निकाल कर बाहर की तरफ रखा जाता है, क्योंकि इन बटन्स की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है और इनको बार बार आप मेनू बार में जाकर क्लिक करें, उससे अच्छा है कि उसको बाहर की तरफ रखा जाए। तो ये दो ऑप्शंस है, ये दो रो आपको समझ में आई होगी कि ये जब भी आप जावा की नेटबीन एडिटर ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर क्या मिलेगा? मेनू बार मिलेगा और उसके बाद आपको मिलेगी टूल बार। नेक्स्ट डिज़ाइन एरिया। अब इसके बाद एक डायग्राम है, तो अपन उसको डायग्राम को देखकर फिर इसको समझते हैं, नहीं तो आपको ये समझ में एकदम से नहीं आ पाएगा। देखिए, जैसे ही आप लोग देखिए, जैसे ही आप लोग नेटबीन की आईडीई यूज़ करते हैं या एडिटर यूज़ करते हैं तो इस टाइप की पूरी एक विंडो आपके सामने खुलती हुई दिखाई देती है। अब इस पूरी विंडो के ऊपर ये पूरा एडिटर कहलाता है। अब इस एडिटर में हमने सबसे पहले क्या देखा? ये होती है मेनू बार, फिर ये होती है टूल बार, ठीक है। अब इसके और भी अलग अलग पोर्शन हैं, जैसे ये जो है ये कहलाता है आपका, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो बॉक्स है इसका नाम है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। फिर उसके नीचे होता है इंस्पेक्टर विंडो, फिर यहाँ पर होता है आउटपुट विंडो, सबसे नीचे वाला जो है ये आउटपुट विंडो कहलाता है इतना। फिर इधर वाला जो होता है ये कहलाता है प्रॉपर्टीज़ विंडो, और इसके ऊपर होता है स्विंग पैलेट विंडो, और बीचों बीच में होता है डिज़ाइन एरिया। इस डिज़ाइन एरिया में ही हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसको अपन देखते हैं और इसी के बेसिस पर अपन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिज़ाइन एरिया। डिज़ाइन एरिया मतलब मैं आपको एक बार वापस बता दूं कौन सा है, ये डिज़ाइन एरिया है। हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए कि क्या होता है इसमें। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग जावा GUI फॉर्म्स। हम लोग डिज़ाइन एरिया का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम लोग डिज़ाइन कर सके, कोई एप्लीकेशंस को वहाँ पे बना सके। GUI फॉर्म्स वहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रीव्यू द डिज़ाइन फॉर्म। आप वहाँ पर डिज़ाइन फॉर्म आपने जो भी क्रिएट किया है उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और जब आप डिज़ाइन फॉर्म का प्रीव्यू देखते हैं तो आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि आपकी एप्लीकेशन बनने के बाद किस प्रकार की दिखाई देगी। नेक्स्ट वन इज़ इंस्पेक्टर विंडो। तो इंस्पेक्टर विंडो क्या होती है, अपन उसकी बात करते हैं।
ये रहा लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ जो विंडो बनी हुई दिख रही है, इसे कहा जाता है इंस्पेक्टर विंडो। तो अब देखिए इसका टास्क क्या होता है, प्रोवाइड अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट अटैच्ड इन आर एप्लीकेशन एज अ ट्री हायरार्की। अब यहाँ पर एक्चुअल में इंस्पेक्टर विंडो क्या करता है, आपने जितने भी कंपोनेंट अपने फॉर्म के ऊपर अटैच किए हैं या यूज़ किए हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है कि कौन सा कंपोनेंट कौन से जगह पर जाकर अटैच हुआ है, या उसका नाम क्या है, या वो किस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक किस फॉर्म में होता है, ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको ट्री हायरार्की कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल ऑफ द कंपोनेंट करंटली बीइंग एडिटेड इन द GUI बिल्डर, और ये आपको इस बात की जानकारी भी देता है कि कौन सा कंपोनेंट आपने रिसेंटली एडिट किया है, उसको क्या नाम प्रोवाइड किया है, या उसमें क्या चेंजेस आपने किए हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाती है, इंस्पेक्टर विंडो के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सारे कंपोनेंट का जो कि आपने यूज़ किए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके पहले अपन नाम पढ़ लें एक बार। स्विंग पैलेट विंडो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं। तो देखिए ये कहाँ पर होता है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो सबसे ऊपर का बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये होता है स्विंग पैलेट विंडो। इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट होते हैं जो हम लोग किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग कहाँ लेके आते हैं, डिज़ाइन एरिया में। ये एक्चुअल में फॉर्म होता है, और इस फॉर्म के ऊपर हमें कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कंपोनेंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, जे टेक्स्ट फील्ड होता है, जे टेक्स्ट एरिया होता है, बटन होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, जे पैनल होता है, जे फ्रेम होता है, ये सारे क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। और इन्हीं कंपोनेंट की हमें इस फॉर्म के ऊपर ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग इन फॉर्म के ऊपर उन कंपोनेंट को यहाँ से, मतलब स्विंग पैलेट विंडो से ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर यहाँ तक लेके आते हैं, और उन बटन को उनकी पोजीशन पर फिक्स करते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म क्या होता है, डिज़ाइन होता है, इसलिए इसको डिज़ाइन एरिया कहा जाता है। और ये जो है ये स्विंग पैलेट विंडो कहलाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एलिमेंट को स्विंग करके यहाँ तक लेके आते हैं। देन कंटेन अ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, जैसा मैंने आपको बताया स्विंग पैलेट विंडो के अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट की एक पूरी लिस्ट होती है, कंटेनिंग टैब्स फॉर स्विंग कंट्रोल, और वहाँ पर स्विंग कंट्रोल के लिए क्या होते हैं, टैब्स होते हैं, एंड जावा बीन्स कंपोनेंट, और उसके साथ साथ वहाँ पे जावा बीन्स के कंपोनेंट भी होते हैं। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या उसमें और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टीज़ विंडो। प्रॉपर्टीज़ विंडो कहाँ पर होती है, तो देखिए जहाँ पे आपका स्विंग पैलेट विंडो था उसके जस्ट नीचे यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो होती है। जितने कंपोनेंट आप स्विंग पैलेट विंडो से यूज़ करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेके आते हैं, उन पर आप जब राइट क्लिक करते हैं या उस पर डबल क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि बटन का कलर कैसा दिखाई देना चाहिए। मान लीजिए बटन अपन ने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आए हैं, अब आपको इस बटन का कलर बदलना है, तो मतलब ये बटन की प्रॉपर्टी कहलाएगी। और इस कलर को हम लोग कहाँ से बदलेंगे, यहाँ नीचे से। अगर आपको यहाँ पे जे बटन 1 लिखा है, इस जे बटन 1 को बदलकर यहाँ पे सबमिट लिखना है, मतलब आपको इसका टेक्स्ट बदलना है, तो हम लोग इसको कहाँ से बदलेंगे, डेफिनेटली यहाँ से बदलेंगे। अगर आपको इसकी साइज़ को कम ज़्यादा करना है तो इसकी साइज़ को भी हम लोग कम ज़्यादा कहाँ से करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी से करेंगे। मतलब इस बटन के ऊपर जितने भी चेंजेस करना है, इस बटन की जितनी भी डायमेंशंस को हमें बदलना है, कलर को बदलना है, फ़ॉन्ट को बदलना है, फ़ॉन्ट की स्टाइल को बदलना है, फ़ॉन्ट की साइज़ को बदलना है, तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये सारी प्रॉपर्टी कहाँ से चेंज होगी, प्रॉपर्टीज़ विंडो से चेंज होगी। तो प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ display the properties of component currently selected in the GUI builder, inspector window और project window। अब प्रॉपर्टी विंडो करता है क्या है, इट डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट करंटली सिलेक्टेड इन GUI बिल्डर। GUI बिल्डर मतलब आप ये मान के चलिए कि आपने जो डिज़ाइन एरिया है वहाँ पर जो बटन या जो भी कंपोनेंट आपने सिलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, प्रॉपर्टी विंडो करता है, ठीक है। और GUI बिल्डर के अलावा इंस्पेक्टर विंडो में भी आपके जो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि आपने
जो डिज़ाइन एरिया में जो कंपोनेंट लिया है उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपको इंस्पेक्टर विंडो पे दिखेगा, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उन सारे कंपोनेंट का जो कंपोनेंट आपने डिज़ाइन एरिया में सिलेक्ट करके रखे हैं, ताकि आप उसको उसके थ्रू क्या कर सके, फॉर्म क्रिएट कर सके। और प्रोजेक्ट विंडो में भी इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो कहाँ होती है? लेफ्ट हैंड साइड पर जो सबसे टॉप बॉक्स आप लोग देख पा रहे हैं इंस्पेक्टर विंडो के ऊपर, उसे कहा जाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। तो ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो होती है, इसका काम क्या होता है? एक्चुअल में आप लोग जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन अपने आप में एक सिंगल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी हम लोग जावा की कोडिंग करते हैं ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंडर में होता है। जैसे आपकी रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सभी सब्जेक्ट का जो क्लास वर्क होता है वो लिख लेते हैं और फिर घर आके उसको फेयर करते हैं। तो वैसा ही काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, मेन प्रोजेक्ट होता है, और उस मेन प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं। अलग अलग मॉड्यूल्स में अलग अलग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को आपस में बाइंड कर कर या कंबाइन कर कर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं उसकी सारी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देती है, या उसके अंदर जो एप्लीकेशंस आपने बनाई है या मॉड्यूल आपने क्रिएट किए उसकी सारी लिस्ट आपको इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में दिखाई देती है। तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो का काम होता है कि जो एप्लीकेशन आप लोग बना चुके हैं उनकी डिटेल, या जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर चुके हैं उनकी डिटेल, या जो प्रोजेक्ट आप लोग नया क्रिएट करने जा रहे हैं उसका लोकेशन, तो ये फाइल्स की लोकेशन, वो सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो के अंदर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो समझ में आ गया। डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट करंटली रिसेंटली ओपन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो होता है ये उन रिसेंटली और करंटली जो प्रोजेक्ट आपने ओपन किए थे उनकी पूरी लिस्ट, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज़ आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो कहाँ पर होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है ये कहलाता है आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो के अंदर क्या होता है कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं या जो भी एप्लीकेशन आपने बनाई हैं उन एप्लीकेशंस को जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसको रन करने के लिए हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद वहाँ पर नीचे हमें आउटपुट में प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन कंपाइल होती हुई दिखती है। अगर उसमें कोई एरर है तो आउटपुट में आपको वो एरर दिखाई देगी, और अगर वो एरर नहीं है तो वहाँ पर आपको कंप्लीट या बिल्डअप ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन चालू जाएगी। तो आउटपुट विंडो आपको क्या बताता है कि कोई एरर कंपाइलिंग करते समय या राइटिंग करते समय अगर आपने की है तो उस एरर को वो आउटपुट विंडो में शो किया जाता है, नंबर जो आपका कोडिंग का नंबर होता है उसके साथ। तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि हमने कहाँ गलती की है। आउटपुट विंडोज डिस्प्ले द आउटपुट एज वेल एज एरर डिस्क्रिप्शन वाइल राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। ये बात मैंने भी आपको बोली। अब कुछ डायग्राम है उसके बेसिस पे अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नेटबिन को ओपन किया तो इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, और ये जो स्क्रीन होगी इस स्क्रीन पर हमें क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हम लोग स्टार्ट बटन पे जाएंगे, हमने नेटबिन स्टार्ट कर लिया, उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है, तो आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट का। तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये एक विंडो दिखाई देगी, और इस विंडो पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जावा एप्लीकेशन जो ऑप्शन होता है उस पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप जावा एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। और फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखाई देगी, और ये विंडो आपको क्या बताएगी कि आप लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उसके प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देने के साथ साथ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क करना है। यहाँ पे क्रिएट मेन क्लास के ऊपर राइट का टिक होता है। अगर ये राइट का टिक लगा हुआ है तो इसको आपको हटा देना है, और अगर ये राइट का टिक नहीं लगा है तो आपको क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है और सीधे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्रिएट मेन क्लास के आगे अगर राइट का टिक लगा है तो उसको हटा देना है, क्योंकि इसको आप हटाएंगे तो ही आपका
जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है वो रन होगी। क्लियर है? अब देखिए मैं अपन जो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे या जो फॉर्म क्रिएट करेंगे वो इसी प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट फील्ड हो गई 3, ये बटन हो गए, है ना, ये चेक बॉक्स हो गए, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, कंपोनेंट ही तो है। और फिर ये सारे के सारे क्या है, बटन है। और हम लोग यही चीज़ें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। खैर फिलहाल अपन अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। आप जैसे ही यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक ऐसी विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको क्या करना है, अपना नया फ्रेम या फॉर्म क्रिएट करना है। तो आप लोग यहाँ पे हेलो जावा हेलो जो लिखा है, आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, वहाँ यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में दिखाई देगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे जे फ्रेम फॉर्म। और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आपको क्या मिलेगा, इस टाइप की एक विंडो मिल जाएगी। और इस टाइप की जो विंडो मिलेगी इसमें बीच में एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। और इसी फॉर्म के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जावा की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। और जैसे ही हमने इस पर हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा या हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन, और इसको रन करेंगे। यहाँ पे ग्रीन बटन होता है, ये रन करने के लिए होता है। तो जैसे ही आपने इसको रन किया आपको क्या मिलेगा, एक एप्लीकेशन बनी हुई मिलेगी आपके सिस्टम पर और वो इस प्रकार से खुलेगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा एक जावा का GUI एप्लीकेशन का क्रिएशन हो गया। लेकिन हम लोग इसके अलावा इसके ऊपर कैलकुलेटर बनाएंगे या बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें होगी आपके प्रैक्टिकल्स में। तो ये चैप्टर वैसे आज यहाँ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब इसके बाद जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता, तो जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और आज अपन इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके आगे जो भी है पार्ट वो पूरा प्रैक्टिकल का है, तो अपन जब भी प्रैक्टिकल क्लासेस लगेगी तब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।